पिछले वाले क्लास तक हम लोग टोटल सवाल अपना 6 डिस्कस कर चुके थे, है ना। तो 6 के बाद 3 सवाल और है, 7, 8, 9 इतना कर लेते हैं। उसके बाद फिर से चलेंगे हम लोग अपने थ्योरम पे, ठीक है ना। क्योंकि थ्योरम हम लोग करे तो थे, कितना थ्योरम, 7 थ्योरम। 7 थ्योरम करके हम रोक दिए थे, बीच में कुछ सवाल बनाने लगे थे, यानी कि 7 थ्योरम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सर्किल चैप्टर में। और आज हमारा 9 सवाल भी हो जाएगा। उसके बाद इस सवाल को यहीं पे पॉज करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग अपने थ्योरम पे, ठीक है ना। फिर थ्योरम के बाद कुछ सवाल होगा, बना के चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए सवाल नंबर 7। अच्छा, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 ये दोनों जो है ना आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। हम पहले बता दे रहे हैं, ये दोनों आपके एनसीईआरटी बुक का है और ये वाला सवाल आपके आरएस अग्रवाल का है। हम जान के इसमें ये इसलिए डाले हैं ना, जान के इसलिए डाले हैं ताकि आपको स्टैंडर्ड मालूम चले आरएस अग्रवाल का और एनसीईआरटी का, ठीक है ना। चलिए, लेकिन पहला सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, सवाल नंबर 7। हम चाहते हैं ना कि सवाल नंबर 7 को आप ध्यान से एक बार देखिए, ठीक है ना, और इसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखो, हालांकि हम बताने का तो बताएंगे ही, हम लोग सब मिलके यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही इसको, लेकिन हम चाहते हैं ना कुछ देर के लिए आप इसको सोचो, जरा देखो कि कहां तक सोच पाते हो, है ना। हम यही चाहते हैं, जरा देखिए तो, और जरा सोचिए कि आखिर इसमें क्या कहना चाह रहा है, कौन सा थ्योरम लगाएंगे, कैसे सवाल सॉल्व होगा, है ना। चलिए, उसके बाद हम लोग अपने साथ मिल के इसको डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी सवाल को एक बार देख लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन को लिख लीजिए, एक रफ कॉपी लीजिए, उसमें इसको पहले बनाने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। उसके बाद देखिए कि कहां तक आप पहुंच पा रहे हैं। उसके बाद जो भी गलत सही होगा हम लोग सब मिलके यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, हम टाइम देते हैं आपको, बनाइए एकदम आराम से बनाइए, वीडियो आप लोग पॉज कर लीजिए, उसके बाद बनाइए। और आप लोग अभी बनाइए, जरा देखते हैं, कोई बात नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे मिलकर डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन चाहते हैं कि हम आप बनाएं, पहले देखना चाहते हैं कि आप क्या कुछ यहाँ तक सीख चुके हैं। बनाइए जरा आराम से, इसको देखें। नहीं बनेगा तो बताएंगे भी आप लोग, हम लोग मिलकर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सात, 8 और 9, सबसे पहले 7 नंबर बनाइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपना। मिलके बनाएं, ज्यादा मजा आएगा, है ना। चलिए देखा जाए, ध्यान से देखिए, ठीक है। आप लोग बना रहे हैं, अच्छा बात है, मिलके बनाते हैं और मजा आएगा। देखिए ध्यान से क्या कहा गया है, मिलके काम कीजिए, साथ ही हाथ बढ़ाना, सुने होंगे। देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है 2 सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। इतना ही पहले ध्यान में रखो, बस बाकी क्या लिखा हुआ बाद में देखेंगे, ठीक है ना। बस इतना ही तक पहले देख लेते हैं, इतना तक बस। इसमें ना 2 सर्किल है और दोनों का अपना अपना रेडियस है, पहला बात ये, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब दोनों सर्किल आपस में टकरा जा रहा है, ठीक है ना। एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे टकरा रहा है। तो पहले इतना जो कहा गया, पहले इतना कर लेते हैं, बाद में देखेंगे बाद में क्या होगा, है ना। चलिए देखा जाए तो 2 सर्किल का यहाँ पे बात हुआ है, जिसके पहले का जो पहले वाले सर्किल का जो रेडियस है वो 5 है और दूसरे का 3 है। तो यहाँ से हमको एक अंदाजा भी मिल जा रहा है कि पहला सर्किल जो बनेगा थोड़ा सा बड़ा बनेगा और छोटा बनेगा दूसरा वाला, है ना। चलिए कोशिश करते हैं, कोशिश करना हमारा काम। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा पहला सर्किल और बड़ा वाला, और ये एक हमारा छोटा सा सर्किल, ठीक है ना। चलिए समझते हुए चलिएगा, समझ में आएगा आपको। क्योंकि ये बड़ा वाला हमारा सर्किल है तो इसका रेडियस, अच्छा हाँ एक चीज और, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसका कुछ आप नाम दे दीजिए, सपोज ए, चलो कोई बात नहीं, ए ही दे देते हैं, और यहाँ पे बी। और चूंकि ये भी सेंटर है तो इसको ओ कर लेते हैं और इसको ओ डैश कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इस बड़े वाले सर्किल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख लेते हैं। लिखते चलिए, सवाल ऐसे सॉल्व हो जाएगा आपका। 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटे वाले सर्किल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका मतलब तो यही निकला, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। दोनों सर्किल के सेंटर का जो दूरी है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो दोनों को मिला देते हैं,
सर तो एग्जाम में से क्वेश्चन आया तो इसको एकदम एक्यूरेट बनाएंगे कि ऐसे नहीं नहीं, देखो हम हाँ, ये रेडियस हम कहीं भी खींच सकते हैं, लेकिन ऐसा सवाल में हम लोग यहीं पे खींचेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है। ऐसा सवाल हम पिछले वाले क्लास में भी बताए थे, है ना। आपका सवाल ये है कि सर हम रेडियस इधर ही क्यों खींचे, इधर भी खींच सकते हैं। बिल्कुल आप खींच सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा ज्यादा काम इधर ऊपर में देखने को लग रहा है, तो क्यों ना हम इस पॉइंट को इससे मिला दें, है ना। इसके पीछे रीजन भी है मिलाने का कि सर ऐसे कैसे मिला देंगे। रीजन है, क्या रीजन है? यहाँ पे अभी हमारा ट्रायंगल बनेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इन दोनों के सेंटर को हमने मिला दिया, और सेंटर का दूरी कितना है? टोटल 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा पूरा दूरी हो गया इसका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहा गया? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना है। तो क्या आपको यहाँ पे कोई कॉमन कॉर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, तो एक हम लोग कॉमन कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, ए से लेकर बी तक हो गया कॉमन कॉर्ड। अब आप देखेंगे तो बड़े वाले सर्किल का भी ये कॉर्ड ए बी बन गया, और छोटे वाले सर्किल का भी ये कॉर्ड ए बी बन गया। इसीलिए ए बी हमारा क्या हो गया? कॉमन कॉर्ड हो गया, है ना। चलिए, अब थोड़ा सा ना यहीं पे आपको सोचना है, और यहीं पे आपको जो है ना थ्योरम भी लगाना है। इसीलिए हमने कहा था आपको कि आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। इतना तो आप लोग पढ़ के बना लेते हैं मेरे हिसाब से, है ना। लेकिन मेन अब जो असल दिमाग लगाना है वो यहीं पे लगाना है। सपोज करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे वो, और आपके मन ये सवाल आ गया, कैसे बनाओगे, कैसे हैंडल करोगे? चलो अब मिल के सवाल को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं जरा इसमें क्या क्या कर सकते हैं। हम आपसे पूछेंगे और आप लोग बताएंगे, ठीक है। गलत होगा तो फिर हम वो चीज हम सही करेंगे। हाँ, ऐसा ही फिगर कल भी था, पिछले वाले क्लास में भी ऐसा ही कुछ फिगर था। देखिए ध्यान से, चलो ऐसा तो नहीं है कि हमको मालूम है, नहीं, लेकिन हम इसमें ना थोड़ा सा सोचेंगे, कुछ आपसे पूछेंगे, कुछ जो थ्योरम हम लोग पढ़े हैं उसको लागू करेंगे तो बन जाएगा आराम से। चलिए देखते हैं जरा ध्यान से। पहले ये देखो कि फाइंड करना क्या है। इसमें फाइंड जो है ना, इस ए बी का लेंथ करना है आपको, यानी कि जो कॉमन कॉर्ड है उसी को फाइंड करना है, ठीक है। इतना करेंगे, ठीक है, वो हमको फाइंड करना है, वो हमको मालूम चल गया। लेकिन थोड़ा सा और देखते हैं कि इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इन दोनों के सेंटर का दूरी 4 सेंटीमीटर है ना। चलो ये तो सिंगल है, ये भी सिंगल है, लेकिन यहाँ पे कुछ बात पच नहीं रहा है ना। कुछ अलग कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब चूंकि हमारा ये ए बी, समझिएगा ध्यान से, हम कैसे सवालों को हैंडल करना सिखा रहे हैं आपको। क्योंकि ए बी हमारा कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड है, और इस सेंटर से भी कॉर्ड पे आपने एक लाइन खींचा, इस सेंटर से भी आपने इस कॉर्ड पे एक लाइन खींचा। तो जब भी हम कॉर्ड पे सेंटर से लाइन खींचते हैं तो वो क्या करता है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाता है, प्लस जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। वेरी गुड, दो ही काम तो करता है। जब हम लोग किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से लाइन खींचते हैं तो वो लाइन दो ही काम तो करता है, एक परपेंडिकुलर होता है और दूसरा कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। चलिए वही चीज यहाँ पे करेंगे हम लोग, है ना। चलिए, तो अब आपको मालूम चल गया कि जब हमने इस सेंटर से इस कॉर्ड पे लाइन खींचा है तो ये हमारा कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। प्लस इस सेंटर से भी आपने इस कॉर्ड पे लाइन खींचा है तो इधर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और आप ये भी जानते हैं कि जब हम लोग कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं सेंटर से तो कॉर्ड को क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब, चलो आप इस पॉइंट को नाम दे दो पी दे दो सपोज, है ना। यहाँ पे हमारा पॉइंट हो गया पी, जहां पे आपने लाइन खींचा है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए, अब आपको मालूम है कि बाइसेक्ट करता है तो जितना हमारा एपी होगा उतना ही हमारा बीपी होगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ये तो हम लोग जानते भी थे। ऐसा हम लोग 2-3 सवाल में लगभग लागू किए भी थे इसको, है ना। चलिए, अब थोड़ा सा ना यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी आपने पूरा चीज नहीं लिखना है ना, जो आप तो सर, हाँ, जो लेंथ होगा, जैसे ओ से ओ डैश का जो लेंथ है वो तो बाइसेक्ट हो गया, कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया, तो उसका लेंथ नहीं, ओ से ओ डैश वो कॉर्ड नहीं है, वो एक सिंपल लाइन है जो कि दो सेंटर को मिला रहा है। कॉर्ड तो हमारा ए बी है। तो जैसे वो से ओ डैश तक का जो दूरी है 4 सेंटीमीटर है, तो उसमें हाफ हो जाएगा ना? नहीं, हाफ नहीं होगा। देखो, ये आपका सवाल ये है कि सर ओ से ओ डैश का जो दूरी 4 सेंटीमीटर है वो तो सर हाफ हो जाएगा। नहीं, हाफ कैसे हो जाएगा? ये बड़ा सर्किल है, ये दूरी इसका ज्यादा होगा। ये छोटा सर्किल है, इसका दूरी कम होगा। ये बाइसेक्ट नहीं करेगा 4 सेंटीमीटर, बल्कि बाइसेक्ट क्या करेगा? आपका कॉर्ड करेगा,
है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे आप लिख लीजिए कि जितना आपका AP होगा क्या उतना ही आपका BP होगा। जो हम यहाँ पे लिखेंगे ना उसको आप यहाँ पे देखते हुए भी चलिएगा, समझ में आएगा। AP BP के बराबर है, मतलब कि ये कॉर्ड का ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। रीजन क्या लिखेंगे, लाइन हाँ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सर्किल ऑफ अ सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यही तो होता है ना हमारा। चलो, तो आप यहाँ पे रीजन भी आप लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे अ लाइन drawn from the center of a circle to a chord a line drawn from the circle of a circle to a chord are perpendicular and bisects the chord। यानी कि सर्किल के सेंटर से जब आप कॉर्ड पे एक लाइन खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर भी होता है कॉर्ड के ऊपर और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर देता है। तो इसके लिए रीजन आपने इतना बड़ा लिख दिया, बात खत्म हो गया, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और सोचते हैं। अच्छा जरा देखो तो, समझना ध्यान से। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना क्या है, फाइंड आपको करना है AB का लेंथ, ठीक है ना। मतलब कि AB का लेंथ यदि आपको फाइंड करना है तो जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। यदि हम ये फाइंड कर ले और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको 2 ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, राइट ट्रायंगल, एक AOP, दूसरा AO'P, 2 ट्रायंगल हमको दिख रहा है जिसमें हमको फाइंड करना है AP, ठीक है ना। चलो वो तो फाइंड करना है, लेकिन बेस भी तो मालूम होना चाहिए। चलिए अब ना थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है, क्या समझना है देखिए ध्यान से। O से O' पूरा हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर पूरा है। तो यदि OP को O'P को यहां से यहां तक x मान ले, समझिएगा ध्यान से हम क्या यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। ये सवाल ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम एकदम जान के इसमें डाले हैं, है ना। यदि हम O' से P हम x मान ले तो बताइए कि O से P कितना होगा, 4 - x। क्या टोटल जो है ना O से O' टोटल 4 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। जिसमें से हमने O' से P x मान लिया तो O से P हमारा कितना होगा, 4 - x, सिंपल सा बात है ना। तो यहां से चलो आप यहां से यहां कर लो, ये हो जाएगा आपका 4 - x। बस इतना आपने कर लिया तो अब आपका सवाल बन जाएगा आराम से। तो यहाँ पे आपने एक चीज किया है वो भी आप लिख लो। यहाँ पे हमारा जो है ना OP हो जाएगा 4 - x और O'P हो जाएगा हमारा x। यहाँ पे आपने उसको मान लिया है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इन राइट ट्रायंगल। अच्छा चलिए अब जरा ध्यान से समझिए। इतना करने के बाद हम लोगों के पास 2 राइट ट्रायंगल दिख रहा है ना। एक राइट ट्रायंगल AOP और दूसरा राइट ट्रायंगल AO'P। तो पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में, है ना। तो इन राइट ट्रायंगल AOP इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, P² प्लस B²। चलिए बताइए ट्रायंगल AOP में H² हमारा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर बराबर P क्या होगा मालूम है क्या, नहीं वही तो आपको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा AP का स्क्वायर प्लस बेस कितना हो जाएगा अब 4 - x। वेरी गुड, आप बात को पकड़ गए। यानी कि यहां से यहां तक हमारा बेस है जो कि आपने यहाँ पे 4 - x कर दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - x का स्क्वायर।
चलिए ये 25 बराबर AP का स्क्वायर, यहाँ पे कौन बता सकता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? A माइनस बी का होल स्क्वायर, याद आ गया। चलिए क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB हो गया। चलिए आगे 25 बराबर AP का स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सिंपली 8x। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। इन सारे को ना इधर लेके आ जाओ, ठीक है ना। तो 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर AP का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो और थोड़ा सा इसमें यदि हम देखें तो क्या कर सकते हैं इसमें और हाँ इसको कर लेते हैं पहले। तो 25 में 16 घटाइए, 25 में 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर AP का स्क्वायर हो गया। कोई समस्या है इसमें? चलो इसमें तो और कुछ नहीं कर सकते हम लोग, है ना, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और। अच्छा चलो इसको ना थोड़ा सा, चलो इतना रहने दो फिलहाल, अभी काफ़ी है। ज़्यादा करेंगे तो फिर आपका ये बाउंस होने लगेगा। ये आपका पहले मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए इसको। यही काम आपको करना है राइट ट्रायंगल AO'P में भी, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, इन राइट ट्रायंगल AO'P इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इसमें भी हम लोग वही लगाएंगे, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कौन सा? ये ट्रायंगल है, इसमें कंडीशन है, कंडीशन है। आपका सवाल पूछना जायज था कि सर जब आपने ये वाला कर ही लिया तो फिर ये वाला क्यों कर रहा है ना। इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अभी देखिए, इस वाले ट्रायंगल में आपने किसका वैल्यू निकाला है? AP स्क्वायर का निकाला है। इस वाले में भी किसका निकालेंगे आप? AP का ही निकालेंगे। तो AP दोनों कहीं ना कहीं मैच कर रहा है ना, कैंसिल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे। आगे देखिए और आपको अभी मालूम चलेगा, बनाते चलिए समझते चलेंगे। यहाँ पे इस ट्रायंगल में h स्क्वायर क्या होगा हमारा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p स्क्वायर क्या होगा? AP स्क्वायर ही रहेगा। बेस कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आइए, अब 3 3 9, 9 बराबर AP का स्क्वायर प्लस प्लस क्या? एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे 9 इसके प्लस में है, एक्स स्क्वायर इधर ले जाइए, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर। इसको आप सेकंड मान लीजिए। अब देखो यहाँ पे मेरा बुद्धि, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट का जो वैल्यू है ये भी AP स्क्वायर है, इक्वेशन सेकंड है ये भी AP स्क्वायर है, तो दोनों तो बराबर हुआ, है ना। चलिए अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पे अब करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ध्यान से, पहला इक्वेशन क्या था आपका? 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया है, क्यों? क्योंकि दोनों AP स्क्वायर का वैल्यू था, तो दोनों बराबर होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा? यहाँ पे केवल हमारा बच गया 8x बराबर, इधर क्या बचा? 0। क्या बचा? 0 बचा। तो x बराबर 0/8, यानी कि x बराबर 0 ना, x बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर x का वैल्यू तो 0 हो गया, बड़ा भयंकर हो गया। कुछ नहीं हुआ, सवाल और सॉल्व हो गया हमारा, और आसान हो गया। यहाँ पे जो आपने x का वैल्यू क्या निकाला है? 0 निकाला है। चलो इसको ना आप, x का जो वैल्यू आपने 0 निकाला है, इस x के वैल्यू को आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या तो इक्वेशन सेकंड में पुट करो। लेकिन हम कहेंगे, सॉरी, इक्वेशन सेकंड में पुट करो या फिर फर्स्ट में पुट करो, लेकिन हम कहेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में कभी मत पुट करो, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है,
है ना। सेकंड में कर दो, कितना आसान है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए तो आप यहाँ पे करेंगे पुटिंग, सर मतलब वैल्यू निकाल दिया इसका फिर पुट करेंगे, इतना लंबा ये सवाल ना बनाने का और अच्छा तरीका है, बहुत सारा तरीका है, लेकिन ये ना थोड़ा सा आसान तरीका है, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन में आप पुट कीजिए, क्या है सेकंड इक्वेशन आपका, 9 माइनस 0 एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस 0 का स्क्वायर। चलो आप कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, एक मिनट, अब ना यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह है, इसके बाद आप यहाँ पे लिखिएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका 9 आएगा। अच्छा एक चीज यहाँ पे तो हम छोड़ ही दिए, सॉरी, बराबर क्या था हमारा, AP स्क्वायर, ये स्क्वायर है याद रखिएगा, बराबर AP स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाइए, बराबर AP स्क्वायर 3 सेंटीमीटर बराबर AP, यानी कि 3 बराबर AP। अब जरा देखिए ध्यान से, अब तो सवाल ऐसे ही सोल्व हो गया। AP आपका 3 आ चुका है, तो जितना AP था उतना ही BP था कि नहीं, AP बराबर BP, तो 3 + 3 6 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे आप कर लो हैंड्स AB बराबर AP + BP, तो जब हमारा AP आया 3 तो BP भी कितना होगा, 3 ही होगा, तो 3 + 3 बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना, 6 सेंटीमीटर, यही आपको फाइंड करना था, ये हो गया आपका आंसर, बस। तो देखो जरा ध्यान से, सवाल कितना छोटा था, हालांकि इसका आंसर देखोगे तो कितना बड़ा हो गया, है ना। और इस सवाल को जरूर नोट करना, क्योंकि ये सवाल ना टीचर के माइंड में सबसे पहले रहता है, नंबर काटने के विचार से। नंबर काटने के विचार से यदि नहीं देंगे वो टीचर, तब तो आसान आसान सवाल डाल देंगे एग्जाम में, है ना। लेकिन याद रखना, चूंकि एक्सपीरियंस हो गया है, टीचर 1-2 सवाल जानबूझ के, आप लोग भी ये चीज ऑब्जर्व किए होंगे अपने स्कूल के एग्जाम में, कि 1-2 सवाल वो जान के ऐसा डालते हैं जिसमें बच्चा फंस जाए, जानबूझ के डालते हैं ताकि फंस जाए, उसका नंबर काट ले, सारा गुस्सा निकाल लेंगे अपना वहीं पे, है ना। तो ये सवाल उसी में से एक है, नंबर काटने वाले सवालों में से ये एक है, इसको नोट कर लोगे तो वो नंबर काटेंगे तो उसको बना के दे देना, काटिए नंबर कितना काटिएगा, है ना। तो ये चीज है। तो अब आगे बढ़े हम, ये बन जाएगा अब आराम से, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आराम से बन जाएगा। आगे सवाल नंबर 8, चलो जरा देख लेते हैं क्या है। इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, चलो पहले इतना ही देख लेते हैं, है ना, पहले इतना ही देखिए, आगे बढ़ते हैं फिर क्या लिखा हुआ है देखेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन पहले इतना देख लो। कहा जा रहा है ना, एक सर्किल है, और उस सर्किल में 2 इक्वल कॉर्ड है, और दोनों इक्वल कॉर्ड सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों आपस में टकरा जा रहा है ना। पहले इतना कर लेते हैं। चलिए इतना करने के लिए फिर से आप यहाँ पे एक सर्किल को ड्रॉ कर लीजिएगा, एक सर्किल हो गया, सेंट्रल पॉइंट आप इसको O मान लीजिए। इसमें ना 2 इक्वल कॉर्ड के बारे में बात हुआ है, 2 इक्वल कॉर्ड, तो 2 इक्वल कॉर्ड लो और उन दोनों को इंटरसेक्ट कराओ, मतलब कि दोनों का आपस में टकरा दो, इस तरीके का यहाँ पे कहा जा रहा है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा एक कॉर्ड जो है ना वो ये वाला है, और एक कॉर्ड हमारा ये वाला है, इसका नाम दे देते हैं AB और इसका नाम CD, और जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम लोग नाम दे देते हैं P, ठीक है ना। अब यहां तक जो कहा गया था, इस कॉमा तक, यहां तक तो क्लियर हो गया। कहा गया था कि इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स, 2 इक्वल कॉर्ड यानी कि AB और CD दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, आप लिख भी लो यहाँ पे कि AB जो है वो CD के बराबर है, ठीक है। 2 इक्वल कॉर्ड था, सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल के अंदर ही वो इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। आप ना इसको ऊपर ही बना सकते थे, लेकिन नीचे भी बना सकते हैं, इधर ही बना सकते हैं, उधर ही बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान नीचे रहता है तो नीचे में बना लिए, आपका मर्जी, आप जहां उसको बना सकते हैं। तो यहां तक तो डाउट क्लियर हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझिएगा ध्यान से,
प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू दी, अच्छा यहाँ पे टू दी 2 बार लिखा गया है ना, इंटरसेक्शन टू दी सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद दी कॉर्ड्स। इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है कि देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब कि जहां पे दोनों टकराया है, वहां पे ना सेंटर से एक लाइन आएगा। क्या आएगा? एक लाइन आएगा, और लाइन जब आएगा तो इन दोनों कॉर्ड पे जो एंगल बनेगा, इन दोनों कॉर्ड पे जो एंगल बनेगा वो एंगल इक्वल होगा। वही आपको प्रूफ करना है। देखो, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, तो सेंटर से जो पॉइंट लाइन आएगा, सेंटर से जो लाइन आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, वहां पे क्या होगा? मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स, कॉर्ड्स के साथ यहां पे 2 इक्वल एंगल बनेगा। यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए, तो प्रूफ दैट कह दिया, तो मान लो ये हमारा गिवन है। ये क्या है? गिवन है। ये हमारा गिवन वाला पार्ट था कि ये जो है दोनों इक्वल कॉर्ड है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। टू प्रूफ करना क्या है आपको? इसमें प्रूफ करना है आपको ये कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए, कुछ नाम हम लोग इसका यदि देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? इस एंगल का नाम क्या ले देंगे आप बताइए? एपीओ। तो एंगल एपीओ इज इक्वल्स टू एंगल इसका डीपीओ। ये आपको प्रूफ करना है। अब आप हमारा आता है मेन पार्ट, प्रूफ। चलिए जरा देखते हैं कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग इसको। देखिए जरा ध्यान से सोचिए इसके बारे में, थोड़ा सोचो जरा क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। एओ को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। को ज्वाइन करें तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। देखो हम ना यहाँ पे क्या लगाना चाहते हैं दिमाग, हम यहाँ पे दिमाग ये लगाना चाहते हैं कि ए बी और सी डी हमारा क्या है? 2 इक्वल कॉर्ड है ना। यदि हम इस सेंटर पॉइंट से इन दोनों कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर खींच दें तो वो परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर देगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से। इस O से कॉर्ड जो हमारा CD है, उस CD के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच दिए हैं। अब परपेंडिकुलर है तो मतलब यहाँ पे 90 होगा ही होगा। उसी प्रकार से O से AB कॉर्ड पे भी हम एक परपेंडिकुलर खींच दिए तो ये भी 90 होगा, है ना। अब आप इसका कुछ नाम दे सकते हैं, सपोज नहीं, इसका N और इसका M दे दो, कुछ भी दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब थोड़ा सा और इसके बारे में गहराई से सोचा जाए। हाँ, अब चूंकि आपने, अच्छा यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने किया है अभी कंस्ट्रक्शन वाला काम, तो आप यहाँ पे लिख दो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया है? आपने यहाँ पे OM जो है परपेंडिकुलर खिंचा है किस पे? AB पे। एंड दूसरा बताइए, ON आपने परपेंडिकुलर खिंचा है किस पे? CD पे। ये आपने किया है। चलो यहाँ पे जो अब हम समझाने वाले हैं वो यदि आप समझ गए तो फिर ये आपका सवाल भी समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, AB और CD आपका 2 इक्वल कॉर्ड था, पहला बात क्लियर। चूंकि दोनों कॉर्ड है तो आपने सेंटर से लाइन खींचा है जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब चूंकि परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा होगा। हालांकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर ये तो इतना छोटा सा है, ये इतना बड़ा है, कैसे बाइसेक्ट कर रहा है? कर रहा है, थोड़ा सा बनाने में डिफेक्ट है बस, है ना। तो यहाँ पे अब चूंकि आपने, अब आपका प्रूफ देखिए, चूंकि आपने परपेंडिकुलर खींचा है, इस वाले के लिए बात करें यदि हम लोग AB के लिए, तो हमारा जो है AM वो किसके बराबर हो जाएगा? BM के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार CD कॉर्ड के लिए बात कीजिए, CD कॉर्ड के लिए हमारा जो है, हाँ, जितना हमारा DN होगा उतना ही हमारा CN होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर खींचने का मतलब है कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देना। उसका मतलब तो यहीं पे हम लोग लिख दिए हैं, है ना। चलिए अब थोड़ा सा ना
और बात करते हैं आगे बढ़ के। चलिए देखा जाए इसमें और क्या आपको दिख रहा है खास, देखो जरा क्या खास दिख रहा है इसमें, कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी नजर आ रहा है इसमें, जरा बताओ। सर नजर आ रहा है कुछ? हमको यहाँ पे एक चीज नजर आ रहा है, क्या हमको यहाँ पे नजर आ रहा है कि दो राइट ट्रायंगल दिख रहा है ना? चले देख, अब समझिएगा ध्यान से हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। दो राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग कौन सा तरीका लगा सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ कॉन्ग्रुएंट ही करना है, लेकिन जरा सोचो कि किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट ही साबित करना है, लेकिन क्या तरीका होना चाहिए, वही हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। चलो थोड़ा सा मिल के सोचा जाए तो इसमें, क्योंकि हमारा ये ए बी और सी डी कॉर्ड था, ठीक है, तो उस पर हमने परपेंडिकुलर खींचा तो वो बाइसेक्ट कर दिया, वो भी सही बात है। इसमें दो चीज कॉमन है, जैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे इसमें दो चीज कॉमन आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, एक ओपी तो कॉमन है और हाँ और एएम है जो वो तो कॉर्ड हो गया ना, एएम को बस सोचना है, दो तो कॉमन दिख रहा है। चलो यहाँ पे हमको एक चीज दिख रहा है, क्या देखो, क्योंकि हमारा दोनों कॉर्ड क्या था, इक्वल कॉर्ड था, है ना, और इक्वल कॉर्ड के ऊपर आपने परपेंडिकुलर खींचा है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, कौन बता सकता है? बाइसेक्टर। नहीं नहीं नहीं, इक्वल कॉर्ड के ऊपर जब हम लोग सेंटर से लाइन खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट भी करता है कॉर्ड को, लेकिन वो लाइन इक्वी डिस्टेंट पे होता है, याद आ गया? तो यहाँ पे जो आपका लाइन है OM और ON वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे, यानी कि दोनों इक्वल है ना। तो वो भी आप यहाँ पे लिख लो कि हमारा जो यहाँ पे OM है इज इक्वल्स टू ON, इक्वल होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और थोड़ा सा देखते हैं, और इसमें आप क्या देख सकते हैं। अच्छा इसके लिए यदि हम रीजन लिखना चाहें तो क्या रीजन लिख सकते हैं इसके लिए? थ्योरम। हाँ थ्योरम, थ्योरम यहाँ पे हम लिखेंगे हम लोग 10.6 इक्वल कॉर्ड्स, कैसे लिखेंगे इसका थ्योरम क्या था सर? चलिए इसके लिए ना, अच्छा इसमें थ्योरम कौन सा था पहले वो बता दीजिए थोड़ा। थ्योरम 6 क्या था, एक बार पढ़ के बताओ। थ्योरम नंबर 6 क्या था? 7 क्या है थ्योरम नंबर 7? हाँ, chords equidistant from the center of a circle are equal, ऐसा कुछ था। तो थ्योरम नंबर 7 है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मेरे द्वारा जो बताया गया था थ्योरम नंबर 7 है, उसको आप यहाँ पे रीजन में डाल लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा और सोचिए इसके बारे में, देखिए ध्यान से। चलो ये हमारा तो ये दोनों अभी इक्वल हमारा साबित हो गया, ठीक है ना, और AM जो है वो यहाँ पे उसका कोई काम ही नहीं है। चलो ये यहाँ पे 90 है और ये हमारा, अब तो हो गया जी। अब इसमें क्या है, साइड एंगल साइड से हो जाएगा। बस नहीं 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 नहीं, साइड एंगल साइड से नहीं होगा, ये जो है ना RHS से होगा। देखो ध्यान से, अब बात करते हैं, दो राइट ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? इन राइट ट्रायंगल, इसका नाम और इसका नाम बताइए फटाफट से, इसका नाम क्या रखना चाहेंगे आप? इन राइट ट्रायंगल MOP एंड राइट ट्रायंगल NOP। चलिए देखते हैं जरा ध्यान से, दोनों में आपको 90 90 दिख रहा है ना, तो पहले वो लिख लेते हैं 90 90। हाँ 90, इस 90 का आप क्या नाम रखना चाहेंगे? एंगल OMP रख लो, OMP इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम बताओ, ONP। रीजन बोथ आर 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अब R हो गया, H का बात कर लेते हैं, हाइपोटेनस। तो इसके लिए हाइपोटेनस ये सामने वाला और इसके लिए भी हाइपोटेनस ये वाला, दोनों की कॉमन है, यानी कि OP इज इक्वल टू OP। रीजन क्या लिखेंगे?
कॉमन, तो R हो गया, H हो गया और S एक साइड आपने यहाँ पे देखा था कितना OM है उतना ही ON है, OM ON। रीजन क्या लिखेंगे आप? बाय थ्योरम 7, बाय थ्योरम 7। बाय थ्योरम 7 यदि आप नहीं भी लिखना चाहेंगे ना, इसको आप फर्स्ट मान के इसको यहाँ पे फर्स्ट भी कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। चलो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हैंड्स राइट ट्रायंगल क्या क्या नाम था? MOP इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल NO, यहां पे लिख देते हैं NOP बाई RHS, यानी कि बाई RHS क्राइटेरिया के तहत दोनों राइट ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुका है। तो सो एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल DPO बाई CPCT हो गया। बस ये तो आपको साबित करना था। कोई डाउट है इसमें? समझ में आया है बात? तो देखो किस प्रकार से सवाल को हैंडल करना है, ये चीज हम आपको यहाँ पे सिखा रहे थे। तो ये वाला अभी आपका क्लियर हो गया है ना। डायग्राम को बड़ा बनाइएगा, बाकी सवाल आपका बच जाएगा। तो ये दोनों सवाल आपका एनसीईआरटी का था, ये सवाल आपका RS अग्रवाल का है। चलिए देखते हैं इसको आप कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से क्या कहा गया है। कहा गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये वाला फिगर में BC इज अ डायमीटर। कहाँ है BC? BC एक डायमीटर है, बिल्कुल सही बात है, सेंटर से गुजर रहा है, ठीक है, डायमीटर है वो। ऑफ अ सर्किल विद सेंटर O, सेंटर O है, ठीक है। इफ AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स, AB और ये CD दोनों कॉर्ड है, सच दैट AB पैरेलल टू CD, दोनों पैरेलल भी है। चलो तब तो आसान हो गया। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, यानी कि ये जो AB और CD जो है वो आपका कॉर्ड है, लेकिन पैरेलल कॉर्ड है ना। कॉर्ड ही है ना, हाँ कॉर्ड है लेकिन पैरेलल कॉर्ड है। तो हम यहाँ पे एक साइन बना देते हैं पैरेलल का, पैरेलल कॉर्ड है, ठीक है। दोनों कॉर्ड है लेकिन कैसा है? पैरेलल है। तो आपको साबित करना है कि AB जो है वो CD के बराबर है, वही आपको साबित करना है। चलो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए इसको। गिवन में क्या दिया हुआ है कि AB जो है वो CD के साथ पैरेलल है ना। टू प्रूव करना क्या है आपको कि AB जो है CD के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। चलो कंस्ट्रक्शन के लिए पार्ट छोड़ देते हैं थोड़ा सा, यदि जरूरत होगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पे आइए डायरेक्ट प्रूफ में, यहाँ पे जगह छोड़े कंस्ट्रक्शन के लिए, देखते हैं यदि करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तो करेंगे। देखिए ध्यान से, आपको ना AB को CD के बराबर साबित करना है, तो इसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, यही आपको यहाँ पे सोचना है। यदि वो मालूम चल जाए तब तो हो गया बराबर, है कि नहीं। चलो कैसे करोगे इसको आप बराबर, देखो जरा ध्यान से। AB को CD के साथ बराबर करना है, कैसे करोगे? कुछ दिख रहा है इसमें? मतलब थोड़ा सोचो इसके बारे में, हम सवाल दिए हैं तो थोड़ा सोचो कि कुछ ना कुछ तो हम सोच के ही सवाल डाले होंगे यहाँ पे, है ना। चलो सवाल तो हम आपको बहुत बताए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सोचो इसके बारे में। पैरेलल का साइन थोड़ा सा यहाँ पे दे देते हैं, थोड़ा सोचा जाए इसके बारे में। क्या कुछ इसके बारे में आप सोच सकते हैं, थोड़ा देखिए जरा ध्यान से। नहीं उतना कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है इसमें ना। हम कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर खींचना चाहते हैं सेंटर से, O से, है ना। चलिए करते हैं जरा। इस कॉर्ड AB पे हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 90 है ना। उसी प्रकार से आपने इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर खींचा तो ये भी 90। और आपको यहाँ पे एक चीज ये भी मालूम है कि जब आप परपेंडिकुलर खींचते हैं कॉर्ड पे सेंटर से, तो वो परपेंडिकुलर तो होता ही है, साथ ही साथ कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है ना। तो जितना हमारा ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही
ये होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। चलिए और थोड़ा सा बात करें हम लोग, चूंकि ए बी सी डी के साथ पैरेलल है तो जितना एंगल हमारा ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। रीजन बता सकता है कोई? रीजन क्या? नहीं भाई, वर्टिकली कहां से होगा? ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हमने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में याद रखने के लिए क्या बताया था? तिरछा तिरछा, है ना? तिरछा तिरछा। तो यहाँ पे हो गया हमारा वो चीज, ठीक है। अब तो हो गया, यहाँ पे आपको ये एंगल इस एंगल के बराबर दिख रहा है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दिख रहा है, और OB और OC क्या है? हमारा रेडियस है। हो गया बात खत्म, है ना? चलिए, तो कंस्ट्रक्शन आपने इसमें किया है तो आपने यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या किया है आपने? चलो इसका नाम दे दो, PQ, है ना? चलो, तो यहाँ पे आपने किया है OQ परपेंडिकुलर किसके ऊपर? AB के ऊपर। उसी प्रकार से आपने किया है OP परपेंडिकुलर CD पे। बस इतना ही करना था आपको, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए अब क्या हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। प्रूफ में अब आते हैं हम लोग। तो प्रूफ में हमको दो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें, है ना? लेकिन एक चीज यहाँ पे आप हाँ पहले ना एंगल का नाम लिख लो। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल, इसका नाम बताइए, क्या रखना चाहेंगे इसका नाम? QOB कर लो। इन राइट ट्रायंगल QOB। एंड राइट ट्रायंगल इसका बता दो COP। ठीक है, दो राइट ट्रायंगल का नाम हमारे पास है। चलिए आगे बात करते हैं। ये 90, ये भी 90, है ना? चलिए, तो इस 90 का नाम क्या रखेंगे आप? एंगल OQB इज इक्वल टू एंगल, इस 90 का नाम क्या रखेंगे? OPC। रीजन बोथ आर 90 डिग्री। ये आपने रीजन लिख दिया। एक एंगल आपको ये दिख रहा था, दूसरा एंगल आपको ये वाला इसके बराबर दिख रहा है, तो इस एंगल का नाम क्या रखेंगे? QBO। एंगल QBO इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्या रखेंगे? PCO। रीजन हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल एंगल आपने दो को लिख दिया। एक साइड आपके पास कौन सा है? OB इज इक्वल टू OC। OB इज इक्वल टू OC। रीजन क्या है? ये बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस, दोनों क्या है? हमारा रेडियस है। तो इस वजह से हमारा हैंड्स राइट ट्रायंगल, क्या क्या नाम लिया था आपने? QOB इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल COP। रीजन क्या लिखेंगे आप? AAS, यानी कि एंगल एंगल साइड के तहत। ये एंगल है, ये भी एंगल है, और ये साइड है। तो एंगल एंगल साइड के तहत ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। हो गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा, अब चूंकि ये हो ही गया है तो अब कहाँ पे लिख दें? जगह तो नहीं है, अच्छा यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है हमारे पास, देखिएगा आप जरा ध्यान से। क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुका है, तो क्या हम लोग यहाँ पे सो BQ इज इक्वल टू CP लिख सकते हैं क्या? बाई CP/CT। बताइए जल्दी ध्यान से। BQ मतलब कि ये वाला साइड CP के बराबर, यानी कि इसके लिख सकते हैं बाई CP/CT, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है अब, तो लिख सकते हैं हम। चलो, अब ना यहाँ पे आपको एक चीज थोड़ा सा बताना पड़ेगा। क्या? देखिए ध्यान से, देखिए क्या हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। लॉजिक थोड़ा सा लगाना है आपको, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। AB जो है ना, चलो एक काम करते हैं हम लोग। AB हमारा, चलो मान लेते हैं, सपोज करो कि AB जो है ना पूरा 10 सेंटीमीटर था, ठीक है ना? AB हमारा पूरा 10 सेंटीमीटर था, और CD के बारे में हमको नहीं मालूम है। मान लो कि CD के बारे में हमको नहीं मालूम है, तो कितना भी होगा तो DP CP के बराबर होगा। समझिएगा ध्यान से हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। चलो इसको ना और अच्छे तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे BQ और CP को बराबर साबित कर दिया,
बी क्यू और सी पी को आपने साबित कर दिया बराबर, तो मान लो कि दोनों 5-5 सेंटीमीटर का हो गया। समझ रहे बात को हम क्या कह रहे हैं? हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि बी क्यू जो है सीपी के बराबर है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बी क्यू सीपी के बराबर है। तो मान लीजिए कि जब दोनों बराबर है तो दोनों 5-5 का मान लीजिए, दोनों 5-5 का मान लीजिए, या फिर 6-6 भी मान सकते हैं, 7-7 भी मान सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन दोनों तो बराबर ही होगा, है कि नहीं? अब चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो जितना ये है उतना ही तो ये भी होगा। तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5 ही होगा। तो ये 5 तो ये भी 5 कितना हो गया? 10। उसी प्रकार से जब ये वाला 5 है तो ये भी कितना होगा? 5। तो ये भी 10 और ये भी 10। तो क्या हम सीधा लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी? बिल्कुल लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमारा बी क्यू सी पी के बराबर है, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, तो ये वाला जितना है उतना ये भी है। अच्छा, ये वाला पार्ट इसके बराबर क्यों हुआ था? क्योंकि हमने सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा था, तो कॉर्ड हमारा बाइसेक्ट हो गया था, है ना? अच्छा, ये दोनों पार्ट क्यों? सेम रीजन है, वही कारण है। तो हम यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हैंस ए बी बराबर सी डी। बस यही आपको प्रूफ करना था। कहां से मालूम चला आपको? वही 5-5 वाला कॉन्सेप्ट लेके। तो यदि हमारा ये वाला साइड इसके बराबर है तो मान लो दोनों 5-5 था, तो ये 5 तो ये भी 5, तो 5-5 10। उसी प्रकार से ये 5 था तो ये भी 5-5 10, तो ये भी 10 ये भी 10, दोनों बराबर हो गया, साबित, बात खत्म हो गया। हाँ, ए बी बराबर सी डी हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ऑनलाइन वाले बच्चे। हाँ हाँ भाई, सिंपलिसिटी से लिख सकते हैं, हो गया, बस वही चीज था। कोई डाउट है ना? चलिए, यहां तक हम लोगों ने अपना आज जो है बहुत ही अच्छा सवाल हमने 3 आज सॉल्व किया है, और तीनों सवाल लगभग कॉन्सेप्ट वाला था, है ना? तो इस प्रकार का सवाल जो है टीचर आपके नंबर को काटने के लिए डाल देते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, हो जाएगा क्लियर। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग फिर से अपने टॉपिक दोबारा पे चलेंगे, थ्योरम पे। 7 थ्योरम हम लोग कर चुके थे, कुछ और थ्योरम हमारा बचा हुआ है, उस पे करेंगे हम लोग, उसको करेंगे, उसके बाद फिर कुछ सवालों को सॉल्व करके चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।